हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का दमदार जवाब। अरे मैं पूछती हूँ कि इस उम्र में इतनी दूर अयोध्या जाने की क्या जरूरत है। घर पर रहकर भी तो भगवान को याद किया जा सकता है। नहीं बहू, आज तक मैंने किसी भी धाम की यात्रा नहीं की है। पूरी जवानी बच्चे और परिवार संभालने में निकाल दी। फिर जब सूरज की शादी हो गई तो सोचा कि अब तो दोनों पति पत्नी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो अपने बुढ़ापे वाले समय में 4 धाम की यात्रा करेंगे। लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। बेटे के शादी करते ही तुम्हारे ससुर जी बीमार रहने लगे। फिर उनकी बीमारी ऐसी बढ़ी कि हम उनको बचा नहीं पाए। सूरज के पिताजी को गए हुए पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। इन 2 वर्षों में मेरी तो जिंदगी की गाड़ी जैसे रुक सी गई है। तुम्हारे ससुर जी के चले जाने के बाद मैं अपनी गांव वाले घर से निकलकर गांव के मंदिर तक नहीं गई। लेकिन बहू, जब इस वर्ष रामलला का अयोध्या में आगमन हुआ है तो मेरी बड़ी इच्छा है कि कम से कम अपने मरने से पहले एक बार अयोध्या जा रामलला के दर्शन कराऊं। पता नहीं अब जीवन के कितने दिन शेष रह गए हैं। दरअसल मनीषा जी गांव में रहा करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने बेटी के साथ रहने आई थी। एक दिन सुबह के लगभग 10 बजे थे। मनीषा जी आंगन में बने चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो अपने लिए रोटियां सेक रही थी। रोटियां सेकने के बाद उन्होंने अपने लिए चाय बनाई और रोटी और चाय बनाकर खाने के लिए मनीषा जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोसन आ जाती है और मनीषा जी का हाल चाल पूछने लगती है। कैसी तबीयत है बहन? तो मनीषा जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है। जब तक जिंदगी बची है बीमारियां तो लगी ही रहेंगी और मरने तक इसी तरह चिपकी रहती है। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे बहन, आप अपने बहू बेटी के पास शहर क्यों नहीं चली जाती हो? इतना बड़ा पूरा परिवार है तुम्हारा, यहाँ रहने में क्या तुम्हें अच्छा लगता है? आखिर क्या मजा आता है तुम्हें यहाँ रहने में? तुम्हारा बेटा तो कितना बड़ा अफसर है, कितने स्टैंडर्ड से रहता है। तुझे भी बहुत स्टैंडर्ड से रखिएगा, तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। बैठे बैठे खाना मिलेगा। तभी मनीषा जी बोली, अरे बहन, मुझे गांव में कोई दिक्कत थोड़ी ही है। सुबह सुबह अपने लिए 2 रोटियां सेक लेती हूँ, उसी में मेरा पूरा दिन कट जाता है और मेरा सर दर्द ही नहीं रहता, न ही कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन यह इतना बड़ा दिन मुझसे काटे नहीं कटता। बैठे बैठे पूरा दिन पहाड़ जैसा लगता है। बस यही मेरी समस्या है। और जब बैठे बैठे थक जाती हूँ तो फिर लेट जाती हूँ। पूरा दिन यही चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए कहने लगी, अरे हाँ, यही तो बात है, खाली बैठकर टाइम ही नहीं कट पाता और उसके पास बैठ गई। मनीषा जी, जवानी में इंसान के पास इतना काम होता है कि वक्त ही नहीं निकाल पाता अपने लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। और बुढ़ापे में इंसान इतना खाली हो जाता है कि टाइम ही नहीं कटता, वक्त ही वक्त होता है उसके पास। बेटा बहू अपनी दुनिया में रच बस जाते हैं और बूढ़े माता पिता बैठकर बस अपने अंतिम समय का इंतजार करते हैं। और अगर उनमें से कोई एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नरक ही बन जाता है। अब तुम खुद को ही देख लो, जब मोहनलाल भाई साहब जी गए थे, तुम्हारे चेहरे की हंसी तो कहीं खो ही गई थी। बैठी बैठी उदास रहती हो, कम से कम कुछ दिन के लिए अपने बेटी के पास ही चले आओ और घूम आओ, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। एक जगह पड़ी रहती हो। हाँ बहन, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अपने बेटे के पास चली जाऊँ। कल तो मेरे बेटे का फोन आया था, कह रहा था कि 10 दिन बाद आऊँगा। जब आएगा तो उससे पूछ लूँगी कि क्या वह मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। अगर उसने हाँ कर दे तो थोड़े दिन बाद उसके पास ही रह आऊंगी। मनीषा जी का बेटा जो 5 दिन बाद ही घर आ गया, अपने बेटे को देखते ही मनीषा जी का चेहरा खिल उठा। मनीषा जी ने तो अपने बेटे के लिए फटाफट खाना बनाने में जुट गई। बेटे के आने की खुशी में इतनी खुश थी कि मनीषा जी तो अपनी थकान कमजोरी सब भूल गई थी और दौड़ दौड़ कर इधर से उधर अपने बेटे के मनपसंद चीजों को बनाने लगी।
लेकिन जब मनीषा जी खाना बना रही थी तो उनकी आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि उन्होंने सब्जी में पानी कितना डाल दिया है। रोटियां भी बनी तो रोटी को भी कच्ची पक्की बना दी और कुछ रोटी तो जल भी गई। रोटियों को चूल्हा पर सेकते हुए मनीषा जी का हाथ भी जल गया, लेकिन फिर भी बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के लिए खाना बनाकर ही मानी। उनके बेटे सूरज ने भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए जैसा भी खाना बना था बड़े मजे लेकर खाया और अपनी माँ को कहने लगा, माँ आपने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा ही आ गया। आपके हाथ का खाना खा के जाने कितने दिनों के बाद खाया है, लेकिन उसका पेट भी भरा नहीं था, आधा पेट ही वह उठ गया। लेकिन माँ को महसूस नहीं होने दिया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाएगा। इस हालात में वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सूरज ने अपनी माँ को कहा, माँ आप मेरे साथ चलिए, अब आप यहाँ नहीं रह सकती। मनीषा जी तो सोच ही रही थी, क्योंकि अकेले अब उनसे रहा नहीं जाता था। तो मनीषा जी ने अपने बेटी के साथ जाने के लिए हामी भर दी। अगले दिन मनीषा जी अपने गांव वालों को अलविदा कहकर बड़े ही शौक के साथ अपने बेटी के साथ शहर चली गई, यही सोचकर कि बेटा बहू और पोता पोती के साथ मेरा बुढ़ापा तो सुख से कट जाएगा। यह सोच कर मनीषा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी। लेकिन जैसे ही मनीषा जी अपने बेटे के घर पहुंची तो उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि शहर आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें देखते ही उनकी बहू का तो मुंह ही उतर गया था। बड़े ही बेमन ढंग से अपनी सासू माँ के पैरों को छुआ और उनके लिए बैठने के लिए चारपाई को डाल दिया और मनीषा जी को बोली, बाथरूम भी पास में ही है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आपका बिस्तर यहीं पर लगाया है। फिर कमरे के दूसरी तरफ इशारा करते हुए मनीषा जी को कहने लगी, माँ जी यहाँ पर बैठ जाइए। मनीषा जी वहाँ पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर मनीषा जी की बहू बबीता बोली कि क्या आप चाय पियेंगी माँ जी? हैरान होकर हाँ में सर हिला दिया मनीषा जी। बबीता अजीब ढंग से बात कर रही थी और एक फॉर्मेलिटी सी निभा रही थी। थोड़ी देर के बाद काम वाले के हाथों चाय नाश्ता कमरे में भेज दिया। काम वाले मनीषा जी को चाय नाश्ता देते हुए बोली, अम्मा जी नाश्ता कर लीजिए। काम वाले को मनीषा जी कहने लगी, बेटा घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, सभी लोग कहाँ गए हैं? तो काम वाली बाई कहने लगी, माँ जी साहब का तो पता नहीं, लेकिन मैडम अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी में गई है और बच्चे दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अकेले बैठकर उदास भाव से कमला जी चाय पी रही थी और चाय पीते पीते सोच रही थी, क्या मैं केवल इसी चाय के लिए यहाँ पर आई थी? वहाँ भी मैं अकेले ही बैठकर चाय पीती थी और यहाँ भी अकेले ही बैठी हूँ। शहर में आकर भी परिवार होते हुए मनीषा जी अकेले ही बैठी थी, लेकिन उनका अकेलापन उनको खाए जा रहा था। उन्हें हर पल अपमानित सा महसूस होता था। हालांकि उनका बेटा सूरज उनका ख्याल रखता था और पूरी कोशिश करता था कि एक बार अपनी माँ का हालचाल जरूर पूछता था, लेकिन सूरज के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता था कि वो अपनी माँ के पास बैठकर दो बातें कर सके। माँ जी के खाने पीने, कमरे की साफ सफाई का सारा काम नौकरानी ही करती थी। उनके पोता पोती को उनसे कोई मतलब था ही नहीं, और अगर सूरज अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए कहता तो वो उल्टा सूरज पर भड़क जाती थी कि अच्छी भली गांव में रहती थी, क्या जरूरत थी इस मुसीबत को मेरे सर पर लाकर बैठाने की, मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। इसलिए अब तो सूरज ने उसे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और कुछ भी कहना छोड़ दिया था। हालांकि वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। ले देकर घर के सभी कामों को नौकरानी ही किया करती थी। वही मनीषा जी के पास बैठकर थोड़ा हंसबतिया लिया करती थी। वह एक दयालु महिला थी जो मनीषा जी को अकेला देखकर उन्हें सम्मान दिया करती थी। मनीषा जी उदास रहा करती, इसलिए थोड़ा समय मनीषा जी के पास बिता दिया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अकेलापन क्या होता है। उसके पति की मृत्यु हुए भी काफी समय हो गया था। वो अकेले ही अपने बच्चों का पेट पालती थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह घर घर जाकर काम करती थी। काम करते करते वो कभी अपना हाल चाल बांट लेती तो कभी अम्मा का हाल चाल पूछ लिया करती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था।
लेकिन उनकी बहू बबीता को मनीषा जी का उसके साथ बात करना पसंद नहीं था। वो मनीषा जी को ताना देने लगती थी। वह कहती थी कि जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों से बात करेंगी ना। इनको बात करने के लिए बस काम वाली बाई ही मिली थी। न जाने कहां से गवार को लाकर मेरे सर पर बैठा दिया है। यह बातें वह जोर जोर से बोला करती, जो मनीषा जी भी सुन लेती। उसकी बातें मनीषा जी के दिल में तीर की तरह चुभती, लेकिन फिर करवे घूंट पीकर वह बैठ जाती और किसी को भी कुछ नहीं कहती। एक दिन जब काम वाली बाई अनीता नहीं आई तो मनीषा जी परेशान हो गई और बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि केवल एक वही तो थी जो मनीषा जी से केवल बोल लिया करती थी, वरना और लोगों को तो कोई मतलब था ही नहीं उनके पास हंसने बतियाने के लिए। वह दिन मनीषा जी ने बहुत ही मुश्किल से गुजारा। अगले दिन जब अनीता आई तो मनीषा जी ने उसे आने न आने का कारण पूछा। उसके पूछते ही अनीता के आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहने लगी, अम्मा, कल मेरे बेटे को चोट लग गई थी, उसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा खर्चा बताया है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा सूरज उनके पास आया तो मनीषा जी ने उसे वह सारी बातें बता दी और उनसे कहा कि वह काम वाली की कुछ मदद कर दे और उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे मांगे। सूरज बोला कि माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं बबीता को बोल दूंगा कि वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर सूरज अपने ऑफिस को चला गया, क्योंकि वह अपने घर के सभी कामों को बबीता को ही बोलता था। घर के सभी काम को वही देखती थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि उनकी बहू बबीता बड़बड़ाते हुए मनीषा जी के कमरे में आ धमकी और माँ जी को बोली, हमने क्या कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसे की जरूरत आन पड़ी है? आपने उनसे पैसे क्यों मांगे? लेकिन जैसे ही मनीषा जी ने काम वाली अनीता के बारे में बताया तो बबीता उन पर भड़क गई और कहने लगी कि ससुर जी मेरे लिए कितनी ज्यादा जायदाद छोड़कर गए हैं जो हम सब कुछ नौकरों के ऊपर लुटा देंगे। बस यही कमी रह गई थी कि हर महीने उसे तनख्वाह देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं रुपये फालतू नहीं दूंगी। और माँ जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को लेकर बबीता ने अपने काम वाले को भी खरी खोटी सुनाई और अपने काम से काम रखने को कहा। बहू का ऐसा रूप देखकर मनीषा जी की तो रूह ही कांप गई थी। वह तो जैसे अपनी बहू की बातों को सुनकर पत्थर बन गई थी और पत्थर बनकर कुर्सी पर ही बैठी रही। बबीता को अपनी सासू माँ बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब से वो शहर में आई थी, बबीता की तो आंखों में खटकती थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि माँ जी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, उनका यहाँ मन नहीं लगता है, आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वो वहाँ अपने उम्र के लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन असली बात नहीं बताती थी कि वह उन्हें पसंद नहीं करती। लेकिन सूरज अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता था, गांव नहीं भेजना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी बबीता को साफ शब्दों में बता दिया कि ऐसा दोबारा मत बोलना, माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जब शाम को अनीता अपना काम खत्म कर वापस घर जाने लगी तो वह रोज की तरह जाने से पहले मनीषा जी से मिलने गई। तब मनीषा जी अपने संदूक में से अपने गले का सोने का चैन निकालकर अनीता को दिया तो अनीता लेने से मना कर दी। नहीं अम्मा जी, मैं ये नहीं ले सकती, मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊंगी? अम्मा जी, आप परेशान मत हो, मैं और कोई व्यवस्था कर लूंगी अपने बेटे के लिए। इस पर मनीषा जी अनीता पर नाराजगी जताते हुए बोली, तू तो एक ही है इस घर में जो मेरा ख्याल रखती है, मुझसे बात करती है, बाकी किसी को तो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब इस बुढ़ापे में मुझे इस सोने की चैन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो इसी तरह संदूक में पड़ा है। तुम इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे अपने बेटे का इलाज करा देना। फिर भी अनीता मनीषा जी का चैन लेने से मना कर रही थी तो मनीषा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तू अभी इसे ले जा और बाद में जब तेरे पास पैसे होंगे तो तू मेरा ये ऋण चुका देना। इस बात पर अनीता सहमत हो गई और मनीषा जी से चैन लेकर उसके पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया। फिर एक दिन
अनीता अपनी मालकिन बबीता से बोली, मैडम जी मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। अनीता की छुट्टी की बात सुनकर बबीता भड़क उठती है और कहती है, नहीं, कोई छुट्टी नहीं दे सकती मैं तुम्हें। तुम्हारे नहीं आने से मुझे बहुत समस्या हो जाएगी। घर का सारा काम कौन करेगा? साथ ही इस बुढ़िया की सेवा चाकरी भी तो है। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है। वहीं बैठा नाश्ता कर रहा सूरज के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए अनीता बोलने लगी, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए साहब। तो सूरज ने पूछा, अच्छा अनीता दीदी, ये बताओ कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? तब अनीता ने कहा, साहब हमारे बस्ती के सारे लोग एक साथ मिलकर अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। मैं भी जाना चाहती हूँ, इसलिए छुट्टी ले रही है। तभी सूरज ने कहा, ठीक है, तुम छुट्टी ले लो अनीता दीदी। इस बात पर बबीता अपने पति पर भड़कते हुए बोली, उसे छुट्टी दे दोगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ। ठीक है, अच्छा है, जब तक अनीता नहीं आती तब तक तुम्हारी माँ घर का सारा काम करेगी। इस बात पर बबीता और सूरज में बहस हो जाती है। सूरज गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और बबीता अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। इधर घर पर अनीता और मनीषा जी ही रह जाते हैं। अनीता अपना सारा काम खत्म कर जब मनीषा जी के पास जाकर बैठती है तो उनसे कहती है, अम्मा मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या 4 दिन की छुट्टी पर क्यों? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा बेटा तो ठीक है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है। वो हमारे बस्ती के सब लोग अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। मैं भी उन सब के साथ जा रही हूँ, इसलिए छुट्टी लिया है। अयोध्या का नाम सुनकर मनीषा जी कुछ उदास सी हो गई। उनको उदास देखकर अनीता पूछती है, क्या हुआ अम्मा, आप उदास क्यों हो गई? बस 4 दिन की तो बात है, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आऊंगी। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। बड़े दुखी मन से मनीषा जी जब कहा तो अनीता उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, तो क्या बात है अम्मा, बोलिए ना। मनीषा जी संकुचाते हुए अनीता से बोली, बेटा मेरा भी बहुत मन है अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन करने का। अपने पूरे जीवन में मैं कभी किसी धाम पर नहीं गई, पर जब से रामलला के अयोध्या आगमन के बारे में सुना है तब से मेरा बहुत मन हो रहा रामलला के दर्शन करने का। अरे अम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप साहब से बोलिए, आपको ले जाकर दर्शन करा लाएंगे। अनीता बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे साहब कितना बिजी रहते हैं, उनके पास समय कहाँ है जो वो मुझे अयोध्या लेकर जाएंगे, और बहू को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? हमारे साथ? आप हमारे साथ चल पाएंगे अम्मा जी? क्या साहब और मैडम आपको हमारे साथ जाने देंगे? हम लोग एक बस्ती के लोग हैं और आप लोग एक रईस फैमिली, तो क्या मैडम आपको हमारे साथ जाने की अनुमति देगी? मुझे तो नहीं लगता अम्मा कि मैडम आपको हमारे साथ जाने देगी। फिर भी आप एक बार साहब से बात कर लीजिए और कल मुझे बता दीजिएगा, तब मैं आपको ले जाने के बारे में सोचती हूँ। अच्छा ठीक है अनीता, तुम्हारे साहब को आने दो। अब जब रात को सूरज अपनी माँ से मिलने आया तो मनीषा जी सूरज से कहने लगी, बेटा मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। तब सूरज ने कहा, माँ मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं आपको ले जाकर रामलला का दर्शन करा पाऊँ। तभी मनीषा जी कहती है कि बेटा अनीता अपने सभी परिवार वालों के साथ और बस्ती वालों के साथ जा रही है, क्या मैं भी उन सब के साथ जा सकती हूँ? इस बात पर बबीता भड़कती हुई अपनी सास से कहती है, अपनी स्टैंडर्ड का कोई ख्याल नहीं है, इन बस्ती वालों के साथ ये घूमने जाना चाहती है। अरे क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में अयोध्या जाने की? घर पर रहकर ही भगवान को याद किया जा सकता है। हमारी स्टैंडर्ड का कोई तो ख्याल इन्हें है ही नहीं। ये बस्ती वालों के साथ घूमने जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहेंगी। बहू की बातों को सुनकर मनीषा जी बहुत परेशान और उदास हो गई और अपने बेटे से कहने लगी, मैं आज तक कभी कहीं नहीं जा पाई हूँ। जब जाने का समय था तब तुम लोगों की परवरिश और घर का सारा ध्यान लगा दिया। बुढ़ापे में जब जाती तब तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चल गए, किसी भी धाम का यात्रा नहीं किया। बेटा मेरा बहुत मन है कि मैं अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करूं। तुम्हारे पास तो समय नहीं है, मैं अनीता के साथ जाना चाहती हूँ, तुम मेरे जाने की व्यवस्था कर दो। माँ की बात सुनकर सूरज मान गया और माँ के जाने के लिए हाँ कह दिया। बबीता के ना करने के बावजूद सूरज ने अपनी माँ को जाने के लिए हाँ कह दिया।
इससे बबीता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने सास को खड़ी खोटी सुनाकर वहां से चली गई। दूसरे ही दिन अनीता मनीषा जी को अपने साथ लेकर अयोध्या के लिए निकल गई और अयोध्या पहुंचकर वे लोग बहुत अच्छे से रामलला के दर्शन किए। मनीषा जी रामलला के दर्शन करने के बाद अनीता को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही थी कि बेटा तुम्हारे कारण ही आज ये संभव हो सका है। अगर आज तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं कभी भी रामलला के दर्शन नहीं कर पाती और मेरी यह इच्छा मन में ही रह जाती। तब अनीता ने मनीषा जी से कहा, नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो रामलला की कृपा है। जिस दिन मनीषा जी अयोध्या से लौटकर वापस आने वाली होती है उसी दिन बबीता अपने घर में किट्टी पार्टी रखती है ताकि वह अपनी सास की बेइज्जती कर सके। जैसे ही मनीषा जी घर में प्रवेश करती है वह देखती है कि बहू की सहेलियां बैठी हुई हैं, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगती है। तभी बबीता अपनी सहेलियों के सामने अपनी सास की बेइज्जती करते हुए कहती है, यह देखो आ गई बुढ़िया, अयोध्या के दर्शन करके। बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है तो दर्शन का बहाना बनाती है और तो और हमारे स्टैंडर्ड का कोई ख्याल भी नहीं रखती, बस्ती वालों के साथ घूमने जाती है। इसका यही तो स्टैंडर्ड है, यह बस्ती वालों के साथ रहने लायक है। इतने में मनीषा जी कहती है, हाँ बहू, मैं तो बस्ती में रहने लायक हूँ, तुम तो हो इस महल में रहने के लायक। अरे जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम बस्ती के लड़की ने किया। आखिर सास मैं तुम्हारी हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है। अगर मेरा कहीं जाने का मन हो तो तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए। एक काम करने वाली बाई मुझे ले जाकर दर्शन करा लाई। इस उम्र में अगर मेरे मन के इच्छा को जो पूरा करे वो मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बुजुर्ग की सेवा कर, मन की मुराद पूरी कर, सारा पुण्य तो वो ले गई, तेरे हिस्से क्या आया? कुछ भी नहीं। वैसे भी बहू, मैं अयोध्या अपने बेटे के पैसे और अनीता का साथ पाकर गई थी, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम अपने काम से काम रखो, मुझ पर अपना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखो बहू, तुम मेरी सास नहीं, मैं तेरी सास हूँ। फिर मनीषा जी अपने बैग से प्रसाद निकालकर बहू की सारी सहेलियों को देती है। तभी बबीता की एक सहेली कहती है, बबीता, तुम्हारी सास का हम लोगों ने कितनी बेइज्जती की, फिर भी वो हम सबके लिए प्रसाद लेकर आई है और सबको प्रसाद दे रही है। उतने में मनीषा जी अपने बैग से कुछ चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर निकालती है और अपने बहू को ले जाकर देती है और बोलती है, बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए अयोध्या से लेकर आई हूँ। ये चूड़ियाँ हैं, बिंदी और सिंदूर हैं, सुहाग की निशानी है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और साथ में प्रसाद भी है। यह सब देखकर बबीता की एक फ्रेंड कहती है कि बबीता, तुम अपनी सास को इतनी बेइज्जती कर रही हो और वह तुम्हारे लिए इतनी चिंता करती है, तुम्हारे लिए यह सब सामान लेकर आई है। इस पर मनीषा जी बबीता की सहेलियों से कहती है, हाँ भला मैं क्यों ना लेकर आती, मेरी एकमात्र बहू जो है, मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लेकर आएगा। बहुत दिन पर मुझे यह संजोग मिला कि मैं किसी धाम की यात्रा पर जाऊं, तो वहां से आते वक्त मैं अपनी बहू के लिए चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और साथ में बच्चों के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ और तुम सब के लिए भी लाई हूँ, तुम सब भी खाना। इतना कहकर मनीषा जी अपने कमरे में चली गई और इधर बबीता को बहुत अफसोस होने लगा कि जिस सास को वह इतनी खड़ी खोटी सुना रही है वह उसके लिए यह सब सामान लेकर आई है, वो भी इतने प्यार से। बबीता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।